डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप अंगार की 31 इकसात सुन चुके हैं। आप किस्त 32 मुलाहिज़ा फरमाएं, लेकिन इसके साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल था कि सिगरेट में चर्स भरी हुई थी। इन दोनों पर जरूर साथ तारी था। रेशमा ने कसमसा कर दस्तगीर से कुछ कहा। उसने इस्बात में गर्दन हिलाकर रेशमा की तायद कर दी। रेशमा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलती हुई मेरी नज़र के दायरे से बाहर निकल गई। दस्तगीर के दोनों साथी एक ही चारपाई पर ढेर हो गए, लेकिन वो खुद अपनी जगह पर जमा बैठा रहा। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। मुझे भूख लग रही थी। प्यास का एहसास भी बढ़ रहा था। फिर मेरे कानों ने बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें सुनी। रेशमा शायद खाने का इंतज़ाम कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे नतनों में रोटी की खुशबू आई। मुझे अपनी भूख बढ़ती हुई महसूस हुई। मैं कमालुद्दीन के पास चटाई पर जा बैठा। अब क्या करें खान जी? मैंने उसकी राय जानना चाही। करना क्या है सईद खान? अपनी किस्मत के लिखे का इंतज़ार करें। मुझे यकीन है कि अगर इन लोगों को इनके मतलूबा रकम मिल जाए तो भी ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इनके इरादे से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाएं तो ज़रा सी तको दो से इनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। लिहाजा ये हमें जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। कमालुद्दीन ने सूरत हाल का हकीकत पसंदाना तजिया किया। यहाँ से फरार के मुतल्लिक क्या ख्याल है? मैंने पूछा। फिलहाल तो ऐसी कोई राह नहीं सूझ रही जिसके ज़रिए हम यहाँ से फरार हो सकें। देखो, शायद आगे कोई मौका मिल जाए। हम दोनों बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे कि शायद हमें भी खाना दे दिया जाए, लेकिन हमारा ये इंतज़ार बेसुध रहा। इन्होंने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया। खाना तो अलग, इन्होंने तो हमें पानी तक नहीं दिया। तंगा कर मैं एक बार फिर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। सामने चारपाई पर सिर्फ दस्तगीर लेटा हुआ था। इसके दोनों साथी शायद कमरे में जा सोए थे। रेशमा का भी पता नहीं था। दस्तगीर ने आंखें बंद कर रखी थी। पता नहीं वो सो रहा था या बना पड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने आंखें खोलती। क्या है बे, तुझे नहीं पता क्या है? मैंने गज़बनाक लहजे में कहा। इंसान के बच्चे बनो, हमें कुछ खाने को दो। तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? तुम ससुराल में नहीं आए बैठे हो बच्चा जी? बुढ़े को कहो कि ज़रा अकल को हाथ मारे। जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या वो अपनी दौलत को अपने साथ कब्र में ले जाएगा? वो नहीं बताता तो तू ही उसके घर का पता बता दे। तो क्यों मुफ्त में अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? मैं इतना कम नस्ल नहीं हूं घटिया इंसान। तो इससे जो कुछ हो सकता है कर ले। देखता हूं तू कैसे रकम निकलवाता है। मैंने गर्म होकर कहा। ओहो, तू तो बड़ा नमक हलाल है भाई। दस्तगीर ने गहरे तंजिया लहजे में कहा। दो एक दिन रुक जा, फिर तेरी सारी वफादारी तेरे नाक के रास्ते बह जाएगी। क्यों अपना दिमाग खा रहा है सईद खान? कमालुद्दीन ने पीछे से मुझे आवाज़ दी। दफा कर इसे और यहाँ आकर लेट जा। मैं कमालुद्दीन के पास आकर चटाई पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद कमालुद्दीन सो गया और कमरे में हल्के हल्के खराटों की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने भी सोने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मुझे तरह तरह के ख्यालात सताते रहे। मुझे फ़कीर बाबा का ख्याल आया। जाने वो किस हाल में होगा। सरदार बरकत अली के लवाहिकीन ने मालूम नहीं उसका इलाज करवाया होगा या नहीं। मैं तो जल्द अज जल्द उसकी तलाश में निकलना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत मेरा गला दबोच लेती थी। मुझे खौफ महसूस हुआ कि अगर मैंने जल्द ही फ़कीर बाबा को तलाश नहीं कर लिया तो शायद हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। बरकत अली की हवेली वाले उसे गैर मुइना मुद्दत के लिए तो मेहमान नहीं बना सकते थे। कोई भी दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हो सकता था। वो लोग तो इंतकाम की आग में तड़प रहे होंगे। मेरे हाथ ना आने की सूरत में वो फ़कीर बाबा पर अपना गुस्सा उतारते। वो इससे मेरा पता मालूम करते। फ़कीर बाबा को भला क्या मालूम कि मैं कहाँ कहाँ धक्के खाता फिर रहा हूँ। अगर उसे मालूम होता तो भी वह हरगिज़ मेरा पता नहीं बताता। फिर मुझे हीर याद आई। मुझे अपने दिल में बेकली की लहर उठती महसूस हुई। डॉक्टर ने बताया था कि अगर उसका फ़ौरन इलाज न कराया गया तो वो चंद महीने के अंदर अंदर मर सकती है। उसको तो टेस्ट के लिए कराची ले जाना था। करीम बाबा को मुझसे उम्मीद थी कि मैं हीर के इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त कर लूँगा। मैंने तो तकरीबन इस खातिर रकम का इंतज़ाम कर ही लिया था, लेकिन किस्मत ने मुझे संगलास जंदा का असीर बना डाला। मैंने कमालुद्दीन पर नज़र डाली। वो बेखबरी की नींद सो रहा था। मैंने भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। मेरी आंख बर्तनों के खड़कने की आवाज़ से खुली। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो लोग खाना खा रहे थे। मुझे अपने हल्के में कांटे से चुभते महसूस हुए। पेट में भड़कती हुई आग फजूद तर हो गई थी। कमालुद्दीन मेरे पास ही बैठा हुआ था। मुझे उस पर दर्द आने लगा।
मुझे तो इस किस्म के हालात की आदत सी पड़ चुकी थी, जबकि उसका ये शायद पहला इत्तिफाक था। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने का आदी था। भूख और प्यास के अजाब उसके लिए अजनबी थे। इसके बावजूद वो बड़े अज़्म और हौसले से हालात का मुकाबला कर रहा था। अभी तक हम दोनों के हौसले बुलंद थे। आगे क्या होने वाला है इसकी खबर किसी को नहीं थी। मैंने उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहा, लेकिन कमालुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। इस वक्त इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, तो मैं देखता पाकर वो समझेंगे कि शायद तुम पर मायूसी तारी होने लगी है। ये जिस्मानी नहीं आसाबी जंग है सईद खान। अगर हमने ज़रा सी भी आसाबी कमज़ोरी दिखाई तो ये पूरी तरह शेर हो जाएंगे। अगर हमें इनसे समझौता करना भी पड़े तो हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। मैंने सर हिलाकर उसकी राय से इत्तिफाक किया। उसने जो कुछ कहा वो दुरुस्त था, लेकिन मुझे तो बस ज़रा से मौका की तलाश थी। अगर वो लोग ज़रा सी देर के लिए भी मेरी इज्जत में आ जाते तो मैं जान पर खेल जाता। एक मुहिम सी उम्मीद के सारे मौत का इंतज़ार मेरी सरिश्त के खिलाफ था। इससे पहले कि मेरे पास कुछ करने का वक्त भी ना बचे, मैं कुछ न कुछ कर गुजरना चाहता था। ताहम मैं अंधाधुंध हाथ पांव चलाने का भी कायल नहीं था। मैं कह रही हूं कि आज ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने रेशमा की गुस्से भरी आवाज़ सुनी। मैं फौरन दरवाजे के पास जा पहुंचा। इस वक्त हाल में गैस के 2 हंडे रोशन थे। पूरा हाल रोशनी से जगमगा रहा था। दस्तगीर और उसके दोनों साथियों ने बोतलें खोल रखी थी। इन तीनों पर सरूर तारी था। रेशमा सख्त गुस्से में थी। तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैं इंसान हूं, मुझे इंसान ही रहने दो और मुझे इंसान ही समझो। अरे नाराज क्यों होती हो रेशमा जान? दस्तगीर ने लहराती आवाज में कहा। इनकी नहीं तो मेरी खातिर ही सही। वादा रहा कल तुम्हें तंग नहीं करेंगे। एन इस वक्त रेशमा ने मेरी झलक देख ली। वो एकदम मुरझा सी गई। सिर्फ आज की रात मुझे माफ कर दो दस्तगीर, रेशमा ने कहा। हमारा दिल ना तोड़ो रेशमा, इस वीराने में तुम ही तो हमारे दिल की रोशनी हो। दस्तगीर के एक साथी ने झूमते हुए शायरी की। सिर्फ एक गाना, यकीन करो हम तुमसे दूसरे गाने की फरमाइश नहीं करेंगे। रेशमा के चेहरे पर बेकसी और नफरत के मिले जुले तासरात पैदा हुए। उसने एक बार फिर इनकार की कोशिश की तो इन तीनों के तेवर बिगड़ने लगे। अगर वो मजीद इनकार करती तो शायद वो तीनों तशद्दुद पर उतर आते। वो मरे मरे कदमों से उठ खड़ी हुई और उसने एक नज़र मेरी जानिब डाली और फिर फौरन ही नज़रें झुका ली। मेरा चेहरा उसे साफ नजर नहीं आ रहा होगा, ताहम उसे मालूम था कि मैं बाहर देख रहा हूँ। दस्तगीर और उसके दोनों साथी उठ खड़े हुए। इन्होंने दोनों चारपाइयों को दूर दूर करके बीच में खुली जगह पैदा की। इनमें से एक कमरे के अंदर गया। वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा टेप रिकॉर्डर था। अब मैं सूरत हाल को कुछ कुछ समझ रहा था। रेशमा चारपाइयों के बीच में खुली जगह में ऐसी खड़ी थी जैसे कोई मुजरिम अपने संगसार किए जाने के मुंतजिर हो। उसकी नज़रें फर्श पर किसी गैर मरई नुक्ते को तलाश कर रही थी। दस्तगीर उस्ताद वही वाला गाना लगाना, इनमें से एक ने फरमाइश की। तुम फिक्र ना करो, वही लगा रहा हूं, दस्तगीर ने कहा। रेशमा ने कनखियों से मेरे वाले कमरे की जानिब देखा। दस्तगीर ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। हाल में एक पंजाबी फिल्मी गाने की तेज आवाज गूंज लगी। वो तीनों चंद लम्हे मुंतजिर रहे, लेकिन रेशमा के कदमों में जुम्बिश पैदा नहीं हुई। क्या हुआ रेशमा? दस्तगीर की तेज धाड़ गाने की आवाज पर गालिब आ गई। रेशमा के कदम फिर भी न उठे तो वो गालियां बकता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो शायद इस पर हाथ उठाना चाहता था। रेशमा के जिस्म में लर्जिश पैदा हुई और वो तेजी से हरकत में आ गई। इसके कदम बिजली की सी तेजी से हरकत कर रहे थे। इन तीनों के लबों से खुशी का नारा बुलंद हुआ। दस्तगीर ने टेप रिकॉर्डर की आवाज मजीद तेज कर दी। पूरा हाल गाने के हेजान खेज बोलों से गूंजने लगा। रेशमा इस तरह फर्श पर हरकत कर रही थी जैसे उसके कदमों के नीचे अंगारे बिछे हों। अचानक रेशमा ने मेरी तरफ देखा और उसके कदम एक झटके से रुक गए। यूं महसूस हुआ जैसे किसी बिजली के खिलौने का फ्यूज उड़ गया हो। उसकी नजरें फर्श पर गड़ गई थी। उसके कदम उठाए न उठते थे। वो तीनों कुछ देर मुतवक्का नजरों से उसे देखते रहे। फिर दस्तगीर ने मेरी झलक देख ली। वो सूरत हाल को समझकर गालियां बकता हुआ मेरी जाने बढ़ा। इसके साथ ही ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। दस्तगीर ने एक झटके से छोटी सी खिड़की के सामने तख्ती चढ़ा दी। फिर मैंने चट्टाक की आवाज़ सुनी और साथ ही रेशमा की चीख भी। हरामजादी पारसाई दिखा रही है अपने यार को, तेरी तो। ये दस्तगीर की आवाज़ थी। मैंने रेशमा की सिसकियों की आवाज़ सुनी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमालुद्दीन के पास चट्टाई पर आन बैठा। बड़ा खुशनसीब था जो इतने अजाबों के बावजूद सुकून की नींद सो रहा था। जाने क्या बात थी, रेशमा ने हमारे साथ ज़बरदस्त धोखा किया था। इसके बावजूद मेरे दिल का कोई खुफिया गोशा ऐसा था जो मुसलसल उसके हक में दलाइल दे रहा था। वो बेकसूर है, मजबूर है।
वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, लेकिन मेरा दिमाग किसी भी दलील को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। कोई भी इंसान महज मजबूरी का बहाना करके अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकता। उसे ऐसी क्या मजबूरी थी? कुछ शैतानों के हाथों में कठपुतली बनी हुई थी। अगर वो दिल ही दिल में इनसे नफरत करती होती तो किसी न किसी तरह इनसे जान छुड़ाकर फरार हो सकती थी। इसे तो 1000 मौके मिल सकते थे। अगर वो कल हमें जरा सा इशारा भी कर देती तो हम इन खबीसों से खुद ही निमट लेते। नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। वो इनके तमाम काले करतूतों में पूरी तरह शामिल है। दस्तगीर का कहना सही है, वो खामखा ही अपनी पारसाई का सवांग रचा रही थी। गलीज कीचड़ के गड्ढे में गिरकर भी कोई सफेद दामन रह सकता है? नहीं, कतन नहीं, नामुमकिन। मैं सोचता रहा। मुझ पर गनूदगी तारी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे में मौजूद छोटी सी खिड़की की तख्ती हटी हुई थी। दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। मैंने रेशमा की आवाज़ सुनी। वो सरगोशी में कह रही थी, ये रोटियां ले लो। मैंने दर्ज के दरमियान से रोटियां ले लीं। वो पतली पतली तयशुदा रोटियां थीं। रेशमा ने ताम चीनी की एक प्लेट भी पकड़ा दी। ठहरू, मैं पानी भी देती हूँ। 2 इंच खुले शगाफ में से गिलास वगैरह अंदर आने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा पानी भी एक गहरी सी थाली में दिया गया। तुमने ऐसा क्यों किया रेशमा? मैंने सरगोशी में सवाल किया। मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती, रेशमा ने सरगोशी में कहा। बस खाना खाते वक्त ये एहतियात करना कि रोटी या दाल गिरने ना पाए, वरना इन हरामियों को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें खाना दिया है और फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने मजीद सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नहायत खामोशी से कमालुद्दीन को जगाया और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इसके जज्बात और एहसासात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी रेशमा के किरदार के मुतजाद पहलुओं के मुतल्लिक उलझन में मुब्तला था। हमने रेशमा की हदायत के इन मुताबिक बेहद एहतियात से खाना खाया। चटाई और अपने कपड़ों पर रोटी या दाल नहीं गिरने थी। पानी पीने के बाद मुझे अपनी रगों में जिंदगी की नई लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। कमालुद्दीन की भी यकीनन यही हालत होगी। खाने के बर्तन पकड़ाते वक्त मैंने रेशमा से कहा, कुछ बताओ तो सही, ये सब क्या है? कल रात इसी वक्त मेरा इंतज़ार करना और हाँ, दिन में इस तरह जाहिर करना जैसे तुम दोनों भूख प्यास से बेताब हो, वरना इन्हें शक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनो तो। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चटाई पर पहुंच गया। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। रेशमा का रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उसने हमें मौत के धाने पर ला खड़ा किया था, तो दूसरी तरफ वो हमें जिंदगी बीते रही थी। खुदा जाने वो क्या चाहती थी। परेशान क्यों होते हो सईद खान? इसी का नाम जिंदगी है, कमालुद्दीन ने कहा। मेरी समझ में रेशमा का रवैया नहीं आ रहा खान जी। आखिर वो चाहती क्या है? वो हम पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रही है? तुम भी यार बिल्कुल अनाड़ी हो सईद खान। अरे भाई, वो तुझे पसंद करती है, प्यार करती है तेरे से, कमालुद्दीन ने मुझे समझाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है खान जी? क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है तेरे अंदर? अच्छा सोना सुजीला जवान है तू। इस छोकरी का दिल तुझ पर आ गया तो इसमें हैरत की क्या बात है? मेरा मतलब यह है खान जी कि अगर उसके दिल में हमारी कोई कदर मंजिलत थी तो उसने हमें बेहोश क्यों किया? वो उसकी मजबूरी थी। इसने अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं किया। वो इन लोगों के हुक्म की पाबंद है। एक तरफ उसने मजबूरन हमें बेहोश करके इन तलंगों की कैद में फंसवा दिया, तो दूसरी जानिब वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हमें खाना भी पहुंचा गई। अजीब सी बात है। शायद तुम्हारा कहना दुरुस्त ही हो, मैंने कहा और उठकर दरवाजे की जाने पड़ा। रेशमा ने चाहते हुए तख्ती दर्ज के सामने सरका दी थी और उसे अंदर से खोला नहीं जा सकता था। मैं मायूसा होकर वापस चटाई पर आ गया। अगले रोज तकरीबन 12 बजे दोपहर दरवाजे की शगाफ पर से तख्ती हट गई। वो दस्तगीर था, जो शायद हमारी हालत का जायजा लेना चाहता था। हमने अपने चेहरों पर नकात तारी कर ली और मुर्दों की तरह चटाई पर पड़े रहे। अब ईमान जा अहमकों के सरदार, 5-10 लाख रुपए हमें देने से तेरा खजाना खत्म नहीं हो जाएगा, दस्तगीर ने कमालुद्दीन से कहा। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि शराफत से मान जाओ। जितनी जल्दी मामला तय हो जाएगा, इतनी जल्दी तुम्हारी जान छूट जाएगी। याद रखो, अगर हम अपनी असलियत पर उतर आए तो तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला देंगे। ओए बक बक न कर बंदर की औलाद, जो तेरे बस में हो करके देख ले। मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। कमालुद्दीन ने चटाई पर उठकर बैठते हुए दस्तगीर को डांटा। ओहो, तो तुम्हारे कसबल अभी तक ढीले नहीं हुए। लगता है तुम दोनों हरामियों की खाल काफी मोटी है, लेकिन हमें भी कोई जल्दी नहीं है और तुम्हें इस पिंजरे में बंद रखने में हमारा खर्चा भी कोई नहीं हो रहा। देखता हूं कि कब तक तुम्हारी चर्बी नहीं पिघलती। मैं तुझसे कह रहा हूं ना,
कि दफा हो जा यहां से, कमालुद्दीन ने गजबनाक लहजे में कहा। दस्तगीर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। मैं चटाई से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। दस्तगीर मुझे देखकर ठिठक सा गया। तुम लोग कितनी रकम चाहते हो? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। दस्तगीर ने बगौर मुझे देखा, फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, पूरे 10 लाख रुपए। देखो मेरी बात तो गौर से सुनो, मैं तुम लोगों को 5 लाख रुपए तक दिलवा सकता हूं, मगर मुश्किल यह है कि यह रकम तुम खुद हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद दरकार होगी। नहीं, हम 10 लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं लेंगे। सोच लो कहीं पूरी के चक्कर में आधी भी ना चली जाए। मेरा मालिक दिल का मरीज है। भूख प्यास या तशद्दुद की वजह से इस पर दिल का दौरा पड़ गया तो तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। दस्तगीर की आंखों में सोच के आसार पैदा हुए। अच्छा, मैं अपने साथियों से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन यह ख्याल रहे कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हम लोग 2 दिन से भूखे हैं और मेरा मालिक एक बूढ़ा और बीमार आदमी है। दस्तगीर इस बात में सर हिलाता हुआ खिड़की के सामने से हट गया। मेरे सामने हाल का मंजर था। इस वक्त वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैं वापस कमालुद्दीन के पास आकर बैठ गया। तुम इसे क्या कह रहे थे सईद खान? कमालुद्दीन ने बेचैनी से सवाल किया। मैंने इसे कहा है कि तुम 5 लाख रुपए तक अदा कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इन्हें 5 लाख रुपए दे दूं तो भी ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम है खान जी, लेकिन हम इस पिंजरे में बंद रहकर अपनी मौत का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। कल रात रेशमा ने हमें रोटी पहुंचा दी थी, हो सकता है आज ना पहुंचा सके। इसकी यह हरकत इन्हें मालूम हो गई तो इसका बहुत बुरा हश्र करेंगे। इस जगह भूखा प्यासा मरने से बेहतर है कि कुछ उल्टे सीधे हाथ पैर मारने की कोशिश की जाए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा। यह तो अभी मेरे जहन में भी वाज़ेह नहीं है। मेरी कोशिश बस ये है कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। इसके बाद तो मैं इनसे भी अच्छी तरह निमट लूँगा, लेकिन तुम अकेले इनका क्या बिगाड़ सकोगे? अपनी सी कोशिश तो करूँगा, आगे अल्लाह मालिक। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, कमालुद्दीन ने उलझे हुए लहजे में कहा। इसकी परेशानी अपनी जगह पर सही थी। 3 मुसल्लह अफराद के सामने एक नहत्ता शख्स भला क्या कर सकता है? वो 2 और 2 4 के असूल पर सोच रहा था, जबकि मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। मेरा पुख्ता यकीन है कि अगर दिल में जान लड़ाने का जज्बा मौजूद हो और इरादे मजबूत हो तो इंसान अकेला होने के बावजूद पूरी फौज से टकरा सकता है, और अगर खुदा की मदद शामिल हाल हो जाए तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। कुछ देर बाद मैंने इन लोगों की गुफ्तगू की आवाज़ सुनी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। वो तीनों एक चारपाई पर बैठे हुए थे। इनके दरमियान बहस जारी थी। दस्तगीर इन्हें आमादा करने की कोशिश कर रहा था कि वो 5 लाख की रकम पर अक्तिफा कर लें, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनकी आवाज़ मध्यम हो गई। दस्तगीर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल इनकार में सर हिला रहे थे। अचानक इन दोनों में से एक तैश में आ गया। तो फिर एक आध दिन सब्र क्यों नहीं कर लेता? नसीर खान आएगा तो वो खुद फैसला कर लेगा। इसके दूसरे साथी ने उसे पुरस्कून करने की कोशिश की तो वो और भड़क उठा। यार वाहिद, तू भी इसके साथ पागल हो गया है? अबे जब नसीर खान को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होगा। कहेगा कि तुम्हें इतनी जल्दी पड़ गई कि मेरा जरा सा इंतजार नहीं कर सके। क्या पता वो कब तक वापस आएगा? दस्तगीर ने भी बुलंद आवाज में कहा। अगर उसके आने से पहले बुढ़ा लुढ़क गया तो क्या बनेगा? फिर तुम नसीर खान को क्या जवाब दोगे? जो कुछ हत्ते लग रहा है काबू कर लो। हम सब मिलकर इसे समझाएंगे तो वो मान जाएगा। दस्तगीर की यह दलील काम कर गई। इसके दोनों साथी कुछ नरम पड़ गए थे। फिर वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे। इसी वक्त मुझे रेशमा नजर आई। उसने इन तीनों के सामने खाना रख दिया। वो पानी लाने के लिए मुड़ी तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए ठिठक सी गई। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो ज्यादा देर मुझसे नजर नहीं मिला सकी। इसके चेहरे पर शर्म व हया की सुर्खी तोड़ गई। उसने नजरें झुकाई और घड़ों की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसे देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वो एक नाजुक सी छुई मुई सी अल्लड़ मुटियार हो। इसके स्याह आमाल का चेहरे पर शायबा तक नहीं था। कमालुद्दीन ने गलत नहीं कहा था, वो वाकई मुझे पसंद करने लगी थी। कमालुद्दीन के पास आकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया।